हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम यूनिट नंबर 4 और सुपर कंडक्टिविटी का चैप्टर चल रहा था अपना, उस पर अपन ने टोटल 5 प्रॉपर्टी कर चुके थे। फर्स्ट क्लास में अपन ने 3 प्रॉपर्टी की थी, सेकंड में अपन ने 2 प्रॉपर्टी की थी। आज अपन और 3 प्रॉपर्टी करने वाले हैं। तो देखो, आज जो अपन प्रॉपर्टी करने वाले हैं उसका फर्स्ट 6 नंबर की प्रॉपर्टी है आपकी ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। अब ये हीट कैपेसिटी क्या कहती है उसकी बात करते हैं अपन। तो हीट कैपेसिटी देखो यहाँ पे ये कहती है कि जब मैं क्रांतिक, यहाँ पे भी वही ग्राफ बन रहा है, टी क्या है यहाँ पे टेम्परेचर है, सी क्या है ऊष्माधारिता है। इन सब में आप ये जितनी भी प्रॉपर्टी आ रही है ना, आपके पास केवल ग्राफ याद रखना है। ग्राफ याद रह गया तो आप थ्योरी बनाकर लिख सकते हो। अब देखो इसमें क्या होगा कि यदि कोई टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या हो, ज़्यादा हो। मान लिया कि आपके पास टी क्या है, आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे और चालक इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसमें दोनों का योगदान होता है। जब मैं सामान्य अवस्था में बात करता हूँ या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा वाले टेम्परेचर में बात करता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, जो ऊष्माधारिता होगी उसमें 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो, एक दूसरे रहेंगे आपके पास चालन इलेक्ट्रॉन। तो एक तो हो जाएगा आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक हो जाएगा आपके पास चालक इलेक्ट्रॉन। तो देखो इनकी ऊष्माधारिता कैसे होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो रहते हैं वो और जो चालन रहते हैं वो, यानी इसकी 2 तरह से ऊष्माधारिता डिफाइन होती है। कैसे, यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता की बात करता हूँ तो CET, ये तो क्या होता है गामा टी के प्लस। और यदि मैं लेटिस यानी ऊर्जा, कौन सी वो क्या, जालक ऊष्माधारिता, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, जालक ऊष्माधारिता, क्या बोलती हूँ, जालक ऊष्माधारिता। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या होता है, किसके इक्वल होता है, AT³ के इक्वल। और ये टोटल जो ऊष्माधारिता होगी वो कितनी होगी, C = गामा टी प्लस AT³ होगी। कितनी होगी, C = गामा टी प्लस AT³। ये तो अब किसके लिए है, आपका गामा सोमरफेल्ड नियतांक है, A डिवाइन नियतांक है। इससे रिलेटेड कुछ मॉडल भी आएंगे, वो आपके दूसरे चैप्टर में आएंगे, तब आपको ऑल क्लियर पता लग जाएगा कि ये वाला मैंने कहाँ से लिखा है। वैसे आपने ये वाला जो रिलेशन है वे यूनिट नंबर 4 में भी मैंने आपको लिखवाया था, ये वाला रिलेशन। तो सेम वही है, कुछ मॉडल आएगा वहाँ से पता लग जाएगा ये कहाँ से आता है, वहाँ अपन डेराइव करेंगे। और यहाँ पे अपन बात करते हैं, यदि मैं क्या करता हूँ, इसका टेम्परेचर है वो क्या करूँ, क्रांतिक ताप से कम कर दूँ। इसका मतलब वो क्या होगा, अतिचालक अवस्था में होगा। जब वो अतिचालक अवस्था में होगा तो इसका जो ऊष्माधारिता होती है वो क्या होती है, क्षरघातांकिक रूप से कम होती है। किस रूप से कम होती है, A एक्सपोनेंशियल -BTC/T। A कोई नियतांक है, एक्सपोनेंशियल -BTC/T, तो वो क्या होती है, क्षरघातांकिक रूप से कम होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इधर देखोगे तो साम्य अवस्था है और इधर देखोगे तो अतिचालक अवस्था है। अब ये वाला क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये जो शो कर रहा है, देखो ये रेड लाइन मैंने बनाई हुई है, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, अतिचालक अवस्था है। फिर यहाँ पे ये वापस गिर रहा है, फिर वापस ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ इसमें क्या मिल रहा है आपको, टेम्परेचर में डिफरेंस मिल रहा है। यानी जब अतिचालक से वो सामान्य अवस्था में बनेगा तब उसके बीच में क्या मिलेगा, कुछ ऊष्माधारिता का डिफरेंस मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है, ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे इसको डिफरेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बनाइए आप, ये वाला जो ऊष्माधारिता का है, और उसके बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर अपन एक एक प्रॉपर्टी पर आगे बढ़ते हैं। तो लगाइए ऊष्माधारिता, फिर उसमें लिखिए डायग्राम बना दो पहले। फिर इसमें लिखिए क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर, क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर, ब्रैकेट में लिख लेना T > TC। क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर, ब्रैकेट में लिखना T > TC पर पदार्थ की ऊष्माधारिता में, क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर T > TC पर पदार्थ की ऊष्माधारिता में मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं चालक दोनों का योगदान होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं चालक दोनों का योगदान होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं चालक दोनों का योगदान होता है। अतः पदार्थ की कुल ऊष्माधारिता, अतः पदार्थ की कुल ऊष्माधारिता इसकी इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता, अतः पदार्थ की कुल ऊष्माधारिता इसकी इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता, ये आप कर देना CET लिखा हुआ नहीं, CEL है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता, इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता CEL = गामा टी,
ब्रैकेट में ब्रैकेट रहने दो, ये लिखो CEL इज इक्वल टू गामा टी एवं जालक उष्मा धारिता C लेटिस इज इक्वल टू AT क्यूब है, एवं जालक उष्मा धारिता C लेटिस इज इक्वल टू AT क्यूब के योग के बराबर होती है, ऐसे लिखना, के योग के बराबर होती है, के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखाया कि जो अपन क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसकी जो उष्मा धारिता होती है इलेक्ट्रॉनिक उष्मा धारिता और जालक उष्मा धारिता के योग के बराबर होती है। तो जो बोर्ड पर लिख रखा है वो आप लिख लीजिए, ये वाला कंप्लीट लिख लो जो लिख रखा है बोर्ड पे। ग्रीन में जो CES फॉर्मूला लिखा है वो बाद में लिखना, पहले जो इस साइड वाला है वो लिखना, ये वाला लिखो, ये वाला बाद में लिखना एक लाइन लिखने के बाद। आगे लिखो क्रांतिक ताप से कम ताप पर, आगे लिखो क्रांतिक ताप से कम ताप पर, क्रांतिक ताप से कम ताप पर जब पदार्थ अतिचालक अवस्था में होता है, क्रांतिक ताप से कम ताप पर जब पदार्थ अतिचालक अवस्था में होता है, क्रांतिक ताप से कम ताप पर जब पदार्थ अतिचालक अवस्था में होता है तो पदार्थ की इलेक्ट्रॉनिक उष्मा धारिता, ताप के साथ चरघातांकी रूप से कम होती है। तो पदार्थ की अतिचालक अवस्था में होता है तो पदार्थ की इलेक्ट्रॉनिक उष्मा धारिता ताप के साथ चरघातांकी रूप से कम होती है। और इस उष्मा धारिता को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लिखा है वो, ये जो ग्रीन कलर में लिखा है वो लिख लीजिए, A एक्सपोनेंशियल माइनस B TC अपॉन में T। फिर नई लाइन से लिखना कि क्रांतिक ताप पर अतिचालक पदार्थों की इलेक्ट्रॉनिक उष्मा धारिता में, क्रांतिक ताप पर अतिचालक पदार्थों की इलेक्ट्रॉनिक उष्मा धारिता में अचानक कम होना, क्रांतिक ताप पर अतिचालक पदार्थों की इलेक्ट्रॉनिक उष्मा धारिता में अचानक कम होना इस बात को इंगित करता है कि अतिचालकों में सामान्य अवस्था तथा अतिचालक अवस्था के मध्य अंतराल होता है। क्रांतिक ताप पर अतिचालक पदार्थों की इलेक्ट्रॉनिक उष्मा धारिता में अचानक कम होना इस बात को इंगित करता है कि अतिचालकों में सामान्य अवस्था तथा अतिचालक अवस्था के मध्य अंतराल होता है। तो पता लग गया, जो मैंने आपको समझाया वही लिखाया इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लगाइए आप एंट्रोपी। नेक्स्ट 7 नंबर की प्रॉपर्टी है एंट्रोपी, और इसमें लिखिए एंट्रोपी में देखो इसमें क्या है, ये वाले क्या बता रहे हैं यहाँ पे एंट्रोपी है, इधर क्या आपका टेम्परेचर है। यानी मैं किसी क्रिटिकल टेम्परेचर आपका ये वाला है इससे कम की बात करता हूँ तो वो क्या होगा, इसमें जब मैं क्रिटिकल टेम्परेचर से कम की बात करूंगा तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है। यहाँ पे देखो ये वाला एंट्रोपी को शो कर रहा है, तो ये एंट्रोपी क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। वैसे ये वाला जो ग्राफ था इसमें यदि मैं इस सामान्य अवस्था की बात करता तो ये भी आप यदि यहाँ से मिलाना चाहो तो मिला सकते हो कि ये इसमें क्या आ जाता है, इतना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है।
और इसमें क्या होगा, ये वाला तो क्या रहेगा आपका अतिचालक अवस्था में रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका, इसके आगे की बात करेंगे तो सामान्य चालक अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप पर बात करें तो एंट्रोपी का मान क्या होता है, यहाँ पे देखो ये घट रहा है। कैसे घट रहा है, एक तरह से आप कहोगे कि ये परवलयिक रूप से कैसे हो रहा है, कम हो रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे ऐसे करके ये क्या हो जाता है, 0 के समथिंग आ जाता है। तो ये आपका जो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा, जो फिक्स पॉइंट है ये वाला TC कहलाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें लिखिए एंट्रोपी में ये ग्राफ बनाइए पहले तो। ग्राफ बनाइए और उसमें लिखिए क्रांतिक ताप से कम ताप पर, क्रांतिक ताप से कम ताप पर, क्रांतिक ताप से कम ताप पर पदार्थ की सामान्य चालक अवस्था की तुलना में, क्रांतिक ताप से कम ताप पर पदार्थ की सामान्य चालक अवस्था की तुलना में अतिचालक अवस्था में एंट्रोपी अधिक तेजी से कम होती है। अतिचालक अवस्था में एंट्रोपी अधिक तेजी से कम होती है। नेक्स्ट लगाओ 8 नंबर का पॉइंट, उष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी तो सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ भी सेम वही रहेगा कि ये सब आपको क्या रखना, डिपेंडेंसी याद रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कब अतिचालक होगा, कब बनेगा उसका, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी कम हो रही है, वहाँ पे क्या हो रहा था, उष्माचालिकता कम हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी उष्माचालिकता कम हो रही है। यहाँ पे क्या होगा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर ये वाला है, क्रिटिकल टेम्परेचर से यदि कम की बात करूँ तो यहाँ पे जो उष्माचालकता है वो भी क्या हो रही है, कम होना शो कर रहा है। बल्कि वो जानी तो ऐसे चाहिए थी जो डैश डैश लगाया, बट वो ऐसे ना जाके कहाँ आ गई, यहाँ से अचानक से डिक्रीज हो गई। तो ये वाला क्या शो कर रहा है, अतिचालक अवस्था को शो कर रहा है। यानी अपन जो सुपर कंडक्टर पदार्थ लेते हैं उसमें क्या क्या शो करेगा, उष्मा चालकता की बात करें तो उष्मा चालकता कम हो गई, एंट्रोपी कम हो गई, अतिचालक में लिए वो उष्माधारिता कम हो गई, सब कुछ कम ही हो रहा है। ठीक है, बढ़ेगा क्या, केवल बढ़ेगा केवल चालकता। तो यहाँ पे क्या होगा, जो उष्मा चालकता है, देखो चालकता और उष्मा चालकता दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, T होगा वो TC से क्या होगा, कम होगा, तो ये भी क्या होगा आपका डिक्रीज होना शो करेगा। तो ये भी ग्राफ बना लो 8 नंबर का और इसमें लिखो, फिर इसमें लिखो कि क्रांतिक ताप से कम ताप पर, क्रांतिक ताप से कम ताप पर, क्रांतिक ताप से कम ताप पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा, क्रांतिक ताप से कम ताप पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा अतिचालक अवस्था में उष्मा चालकता अधिक तेजी से कम होती है। क्रांतिक ताप से कम ताप पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा अतिचालक अवस्था में उष्मा चालकता अधिक तेजी से कम होती है, अधिक तेजी से कम होती है। और ये वाला डायग्राम बना दो जो लिखा हुआ है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी और है, उसकी बात करेंगे। तो कितनी हो गई, टोटल 8 प्रॉपर्टी हो गई। तो लगभग आपका चैप्टर है वो आधे से ज़्यादा तो ये प्रॉपर्टी को ही बताएगा।
तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपने पास एनर्जी गैप, और दूसरी प्रॉपर्टी आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है सूक्ष्म तरंग एवं अवरक्त गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एनर्जी गैप की। तो देखो एनर्जी गैप में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था चालक, अर्धचालक, कुचालक, तीन प्रकार के पदार्थ पढ़ते थे। कौन कौन से? चालक, अचालक और अर्धचालक, चालक और कुचालक। इनमें तीनों में डिफरेंस आता था, किसकी वजह से आता था? एनर्जी गैप की वजह से आता था। यानी चालक में क्या होता था? एनर्जी गैप नहीं होता था। कुचालक में क्या होता था? एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता था। और अर्धचालक में क्या होता था? एनर्जी गैप आंशिक होता था। तो सेम वही कंसेप्ट है इसमें भी। आप यहाँ से अभी अपन ने पढ़ा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक जो ऊष्माधारिता होती है वो क्या होती है? चरघातांकी रूप से कम होती है। क्या होती है? चरघातांकी रूप से कम होती है। तो सेम यही कंसेप्ट है। यदि मैं सामान्य चालक अवस्था की बात करूँ, क्या करूँ? सामान्य चालक अवस्था की बात करूँ, तब तो वो क्या होगा? जो नीचे वाले यानी जो कह सकते हैं अपन संयोजी कोष जिसे बोलते हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन तो क्या रहते हैं? पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। और जो इसके ऊपर वाला तल है अपना जिसे बोलते हैं अपन चालन बैंड, वो क्या रहता है? पूर्ण रूप से खाली रहता है। तो ये भी किस में रहता है? सेम अतिचालक भी वही इसी टाइप में शो करता है। यदि मैं अतिचालक स्टेट में बात करूं, यदि उसका टेम्परेचर Tc से कम है तो वो क्या होगा? अतिचालक होगा। तो इसमें क्या होगा? आपके पास ये वाला तो क्या पूर्ण रूप से भरा हुआ है, बट इसमें क्या आ जाता है? उत्पन्न हो जाता है एनर्जी गैप। किसमें? फर्मी तल में। और जो इसका कंडक्शन बैंड का गैप है, यानी जो कंडक्शन बैंड का नीचे वाला स्तर और संयोजी का ऊपर वाले स्तर के बीच में क्या आ जाता है? गैप आ जाता है। किसकी वजह से? इस अतिचालक की वजह से। तो ये जो एनर्जी गैप है, यही मैंने उस ग्राफ में शो किया था आपके एंट्रोपी वाले, वो ऊष्माधारिता वाले में, कि उसके वो ग्राफ आता है वो कैसा आता है? इस टाइप से आता है, इस टाइप से आता था। यानी ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे? एनर्जी गैप को शो करता है। तो सेम वही कंसेप्ट है। तो अतिचालक अवस्था में भी वही होगा कि इसमें क्या होता है? यदि एनर्जी गैप यदि पार कर लेता है, यदि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गैप को पार कर लेते, तो वो कहाँ जाते? ऊपर वाले में चले जाते। तो इस तरीके से अपना सेम वही कंसेप्ट रहता है जैसा चालक, अर्धचालक, कुचालक में रहता है। सेम वही कंसेप्ट है। एनर्जी गैप यहाँ पे उत्पन्न होता है किसमें? अतिचालक में। और सामान्य चालक अवस्था में वह एनर्जी गैप नहीं रहता। तो इसमें लिखिए, पहले आप लिख लीजिए ऊर्जा अंतराल में लिखिए। इसमें हम जानते हैं कि अतिचालक अवस्था में, हम जानते हैं कि अतिचालक अवस्था में पदार्थ की इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता, हम जानते हैं कि अतिचालक अवस्था में अतिचालक पदार्थ की इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता ताप के साथ चरघातांकी रूप से कम होती है। हम जानते हैं कि अतिचालक अवस्था में अतिचालक पदार्थ की इलेक्ट्रॉनिक ऊष्माधारिता ताप के साथ चरघातांकी रूप से कम होती है। फिर लिखो अतिचालकों में ऊर्जा अंतराल, अतिचालकों में ऊर्जा अंतराल पदार्थ के सामान्य अवस्था के ऊर्जा स्तरों को, अतिचालकों में ऊर्जा अंतराल, अतिचालकों में ऊर्जा अंतराल पदार्थ के सामान्य अवस्था के ऊर्जा स्तरों को, पदार्थ के सामान्य अवस्था के ऊर्जा स्तरों को अतिचालक के ऊर्जा स्तरों से पृथक करता है, अतिचालक के ऊर्जा स्तरों से पृथक करता है। अतिचालक के ऊर्जा स्तरों से पृथक करता है तथा यह अंतराल फर्मी तल के, तथा यह अंतराल फर्मी तल के इर्द गिर्द होता है, तथा यह अंतराल फर्मी तल के इर्द गिर्द होता है। नई लाइन से लिखना, सामान्य चालक में, सामान्य चालक में 0 केल्विन ताप पर फर्मी तल, सामान्य चालक में 0 केल्विन ताप पर फर्मी तल EF से नीचे के, EF से नीचे के सभी सामान्य ऊर्जा स्तर भरे रहते हैं। EF से नीचे के सभी सामान्य ऊर्जा स्तर भरे रहते हैं तथा चालक बैंड पूर्णतया अपूरित रहता है, तथा चालक बैंड पूर्णतया अपूरित रहता है। जबकि अतिचालक अवस्था में, जबकि अतिचालक अवस्था में फर्मी तल EF के इर्द गिर्द,
जबकि अतिचालक अवस्था में फर्मी तल EF के इर्द गिर्द अल्प ऊर्जा का होता है, अल्प ऊर्जा का होता है। इस ऊर्जा के नीचे के सभी अतिचालक इस ऊर्जा के नीचे के सभी अतिचालक ऊर्जा स्तर भरे रहते हैं। इस ऊर्जा के नीचे के सभी अतिचालक ऊर्जा स्तर भरे रहते हैं तथा कोई भी अतिचालक इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल से ऊपर नहीं होता है, तथा कोई भी अतिचालक इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल से ऊपर नहीं होता है। अतिचालक में उपस्थित ऊर्जा अंतराल इसके ताप पर निर्भर करता है। अतिचालक में उपस्थित ऊर्जा अंतराल इसके ताप पर निर्भर करता है। यदि इसका भी फॉर्मूला लिखना है आपको तो सेम उसी तरीके से लिखना है। क्या? Eg टेम्परेचर T 1.74 Eg0 1 माइनस टी अपॉन में TC का होल स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला लिखा था आपको याद होगा किसके लिए लिखा था? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो सेम ये आ जाएगा, केवल यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 1.74। ठीक है, कहीं वैसे पूछा नहीं जाता तो भी आपको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इसके बेस पे निकाल सकते हो। Eg0 क्या है? मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस आएगा वो। ये क्या है? टेम्परेचर पर निकालना हो वो। इसमें भी वही केस बन सकते हैं। यदि T इक्वल टू क्या हो? TC हो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि T 0 हो तो क्या हो जाएगा? 1.74 Eg0 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ये लिख लो, दोनों डायग्राम बना दो। ये वाला लिख के दोनों डायग्राम बना दीजिए। फिर नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10वें नंबर की, सूक्ष्म तरंग एवं अवरक्त गुणधर्म। सूक्ष्म तरंग एवं अवरक्त गुणधर्म यानी माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड प्रॉपर्टी। माइक्रोवेव एवं इंफ्रारेड प्रॉपर्टी। अब इसमें देखो ये किस पर डिपेंड है? ये डिपेंड है इस ऊर्जा अंतराल वाले पे। इसमें क्या होता है, नॉर्मल सी एक बात होती है कि जब कोई एनर्जी होती है, मान लो कि कोई फोटोन है या फोनोन है, उसकी कोई एनर्जी होती है, वो क्या होती है? ऊर्जा अंतराल से क्या हो? कम हो। क्या हो? ऊर्जा अंतराल से कम हो। इसका मतलब जो E होता है वो Eg से क्या हो? कम हो। तो फोटोन यदि अतिचालक पदार्थ से टक्कर करता है, क्या करता है? कोई फोटोन है, अतिचालक पदार्थ पर आपतित होता है, क्या होता है? इंसिडेंट होता है। तो वह जो फोटोन है वो अतिचालक पदार्थ है वो अवशोषित नहीं करता। अतिचालक पदार्थ क्या करते हैं? ऐसे के ऐसे रहते हैं। टक्कर करता है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। तो उसके चक्कर में क्या होगा? रो क्या हो जाता है? अपना कम हो जाता है। तो वही क्या कहलाता है? आपका फोटोन क्या कहलाएगा? जब फोटोन अतिचालक पर इंसिडेंट होगा तो अतिचालक पदार्थ उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो उसकी वजह से इसका रो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। नहीं, इसमें क्या है देखो, जब E ग्रेटर देन Eg है, इसका मतलब ये क्या होगा? फोटोन जब अतिचालक पदार्थ पर इंसिडेंट होगा। अब ये E क्या है? फोटोन की एनर्जी Eg से क्या है? अतिचालक पदार्थ की जो Eg डिफरेंस है, Eg आपका क्या है? देखो यहाँ पे डिफरेंस है, तो इसके यदि E हो वो Eg से ज़्यादा हो तो फोटोन को अवशोषित कर लेगा, और जैसे ही फोटोन को अवशोषित करेगा मतलब इसका रो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसमें बस एक ही चीज़ याद रखनी है, रो कब कम होगा और रो कब बढ़ेगा, कब फोटोन का ऑब्जर्वेशन होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, मैं ये दोनों केस आपको थ्योरी में करके लिखा देता हूँ। तो लिखिए इसमें, यदि ऊर्जा अंतराल से कम ऊर्जा वाले फोटोन, यदि ऊर्जा अंतराल से कम ऊर्जा वाले फोटोन अतिचालक पदार्थ पर आपतित हो तो, यदि ऊर्जा अंतराल से कम ऊर्जा वाले फोटोन अतिचालक पदार्थ पर आपतित हो तो अतिचालक आपतित फोटोन को अवशोषित नहीं करेगा। अतिचालक आपतित फोटोन को अवशोषित नहीं करेगा।
अतिचालक आपतित फोटोन को अवशोषित नहीं करेगा और पदार्थ की प्रतिरोधकता लगभग शून्य ही रहेगी। और पदार्थ की प्रतिरोधकता लगभग शून्य ही रहेगी। पदार्थ की प्रतिरोधकता लगभग शून्य ही रहेगी, अर्थात पदार्थ अतिचालक अवस्था में ही रहेगा। अर्थात पदार्थ अतिचालक अवस्था में ही रहेगा, क्योंकि रो क्या हो रहा है, उसका जीरो हो रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर रहा तो। परंतु जब ऊर्जा अंतराल से अधिक ऊर्जा वाले फोटोन परंतु जब ऊर्जा अंतराल से अधिक ऊर्जा वाले फोटोन आपतित हो तो परंतु जब ऊर्जा अंतराल से अधिक ऊर्जा वाले फोटोन आपतित हो तो अतिचालक फोटोन को अवशोषित कर लेते हैं। अतिचालक फोटोन को अवशोषित कर लेते हैं। अतिचालक फोटोन को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे अतिचालक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अंतराल को पार कर अतिचालक अवस्था में अतिचालक अवस्था से सामान्य चालक अवस्था में संक्रमण कर जाते हैं। सामान्य चालक अवस्था में संक्रमण कर जाते हैं और प्रतिरोधकता अत्यधिक बढ़ जाती है। इस स्थिति में अतिचालक पदार्थ सामान्य चालक अवस्था में आ जाता है। तो पदार्थ सामान्य चालक अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो कि ऊर्जा अंतराल के तुल्य फोटोन की आवृत्ति हो, तो यह आवृत्ति सूक्ष्म तरंग परास में होगी, माइक्रोवेव रीजन में होगी। जब ऊर्जा अंतराल के तुल्य फोटोन की आवृत्ति हो, यानी जितना एनर्जी गैप है उतनी फोटोन की आवृत्ति है, तो वह आवृत्ति सूक्ष्म तरंग परास में होगी। तथा जिनकी ऊर्जा अंतराल अधिक होता है तथा ऊर्जा अंतराल से अधिक फोटोन की आवृत्ति हो तथा ऊर्जा अंतराल से अधिक फोटोन की आवृत्ति हो, तो वह आवृत्ति अवरक्त परास में होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी बात कर रहा है। ये तो बात कर रहा है क्या, अवरक्त परास की। किसकी बात कर रहा है, अवरक्त की, इंफ्रारेड की। ये कर रहा है अपने पास सूक्ष्म की, क्योंकि फोटोन की आवृत्ति की बात कर रहा है। तो एनर्जी से निकाल सकते हो आप, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ई न्यू के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फोटोन का न्यू है वो कम होगा, फोटोन का न्यू यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी क्या हो जाती है, 10 प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो जाती है। यानी जो सुपर कंडक्टर के आपके पास एक्सपेरिमेंटल फीचर थे, टोटल 10 एक्सपेरिमेंट फीचर थे, ये आपको शॉर्ट में याद रखने हैं, ग्राफ याद रखने हैं, तो आपको सब कुछ याद रह सकता है, थ्योरी आप बना के लिख सकते हो। तो ये अपना एक्सपेरिमेंटल फीचर है वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर से रिलेटेड अपन ने 10 कंसेप्ट पढ़े हैं। तो इसमें क्वेश्चन फ्यूचर के रूप में आए, प्रॉपर्टी के रूप में आए, डेफिनेशन के रूप में आए, कैसे भी आए आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। इसी के चैप्टर में नया टॉपिक रहेगा आपका, जिसमें कुछ BCS थ्योरी का है, कुछ लंदन समीकरण है, कुछ वो जॉब्सन इफेक्ट है, उसके रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, एक समस्थानिक इफेक्ट आएगा, उसमें भी बात करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।